अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं फेवरेट सिलसिलेवार नॉवेल मेरे सामने वाली खिड़की में की एपिसोड 13, जिसको आपके लिए तहरीर करी है फरियार खान। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नॉवल की तरफ। देखते ही देखते ये बात मामूल बनने लगी थी कि अब शफक हर वक्त जहाज़ेब के घर आने के बहाने ढूंढती रहती और मौका मिलते ही वहाँ पहुँच जाती। अलबत्ता वो बात अलग थी कि जहाज़ेब ने अब तक उस पर दूसरी निगाह डालने की जहमत नहीं की थी, लेकिन वो भी जैसे कमर कस कर मैदान में उतरी थी और इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। सुनिए जहाज़ेब, शफक की पुकार पर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलता जहाज़ेब रुक कर पलटा जो ऑफिस रवाना हो रहा था। ऑफिस जा रहे हैं? उसने करीब आते हुए निहायत बेतुका सवाल किया। नहीं, मेरे खेत है, वहाँ हल चलाने जा रहा हूँ, उसने दब कर उल्टा जवाब दिया। हाय सदके, आप मजाक भी करते हैं। शफक जोर से ताली मार कर हंसने लगी, जिसे वो बमुश्किल जब्त करते हुए देख कर रह गया और फिर दोबारा पलट कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। अरे जहाँ से बात सुनिए, शफक ने जल्दी से अपनी हंसी को ब्रेक लगाया। आप मुझे भैया कह सकती हैं, जहाज़ेब ने गालिबन पेशकश में लपेट कर हुक्म दिया था। अल्लाह तौबा तौबा, शफक ने फौरी कानों को हाथ लगाया। क्या तौबा तौबा, आप भी मेरी बहनों जैसी हैं। उसे ये रद्द अमल समझ ना आया। बहनों जैसी हूँ? बहन तो नहीं हूँ ना। और वैसे भी अम्मी कहती हैं ये मुंह बोले भाई बहन के रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, भाई बहन सिर्फ सगे ही होते हैं। उसने फौरी दलील पेश की। बिल्कुल, भाई बहन सिर्फ सगे होते हैं, बाकी सब नामहरम, इसीलिए एहतियात क्या करें। मुझे देर हो रही है, एक्सक्यूज़ मी। जहांजेब ने उसी की बात लौटाते हुए उसकी फ्रैंकनेस पर तंज किया और फिर गाड़ी में सवार होकर वहाँ से चला गया। ठीक कहीं का। दूर जाती गाड़ी को देखकर शफक मुंह बसोर बड़बड़ाई। क्या? यशवा किसी बात पर हैरान हुई जो मोबाइल कान से लगाए बेड पर लेटी थी। शफक और मेरी भाभी भैया कभी नहीं मानेंगे, उसने फरहाद की बात दोहराते हुए पेशंगोई भी कर डाली। तो उन्हें मनाओ ना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके शफक को जहाज़ेब की तरफ अट्रैक्ट कर दिया है। अब थोड़ी कोशिश तुम भी करो कि किसी तरह तुम्हारे खड़ूस भैया का ध्यान तुम पर से हटकर अपनी लव लाइफ पर जाए। दूसरी जानिब अपनी बाइक से टेक लगाए फरहाद ने गोया उसे काम समझाया, जो खुद एक शॉप के बाहर खड़ा था, जबकि अहमद और रमीज़ अंदर शॉप में असाइनमेंट का सामान खरीद रहे थे। शफक को तुमने भैया के पीछे लगाया है, तभी मैं कहूँ कि वो अचानक हम लोगों पर इतनी निछावर क्यों होने लगी है। यशवा भी अब नतीजे पर पहुंची। हाँ तो देखा कितनी अच्छी भाभी ढूंढ कर दी है मैंने तुम्हें, जो अभी से तुम पर इतना निसार हो रही है। फरहाद ने बाइक की चाबी उंगली में घुमाते हुए शरारत से छेड़ा। ये सब शादी से पहले तक की मोहब्बत होती है, शादी के बाद भाई और भाभी दोनों बदल जाते हैं। उसके अंदाज में नादीदा सी अफसरदगी दर आई। हाँ तो बदलने दो, मेरी मोहब्बत के होते हुए तुम्हें भला और मोहब्बतों की क्या ज़रूरत। उसके गंभीर अंदाज पर यशवा की गुलनार चेहरे पर एतमानान भरी मुस्कुराहट उमड़ आई। चल हादी, बाइक स्टार्ट कर। अमर और रमीज़ उसके पास आए। हाँ 2 मिनट। उसने उन दोनों को होल्ड पर रखा। तुम कोशिश करो यशवा की जहाज़ेब के सामने शफक की तारीफ़ करके उसका एक अच्छा इमेज बिल्ड करो। वो वापस पुराने मौजू पर आया। मुश्किल काम है, लेकिन चलो कोशिश करूँगी। बिलाखिर वो भी एक कठिन रास्ते पर चलने को तैयार हो गई। कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा और एक बात, कल कहीं बाहर मिले? उसने अचानक फरमाइश की, जबकि अहमद और रमीज़ उसे खूंखार नज़रों से घूर रहे थे, जो बाइक स्टार्ट करने के बजाय बातों में लगा हुआ था। कहाँ मिलेंगे? तुम बताओ कहाँ आ सकती हो, मैं तो कहीं भी आ जाऊँगा। फरहाद ने फैसला उस पर छोड़ा। घर ले चलो क्या आज की तारीख में? अहमद ने तब कर सवाल किया, जिस पर फरहाद ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसी बुक शॉप पर आ जाना, और तो मैं कहीं नहीं आ सकती। यशवा को यही रास्ता समझ आया। चाबी दर दे। जिद होकर रमीज़ ने फरहाद के हाथ से चाबी छीनी और उसे बाइक से दूर हटाकर खुद बाइक स्टार्ट की, जिसके पीछे अहमद भी बैठ गया। चलो ठीक है, फिर कल शाम को वहीं मिलते हैं। उसने भी ये ऑप्शन डन किया और चंद एक मज़ीद बात के बाद राब्ता मुनक़ता कर दिया। अरे यार, इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। बाइक पर सवार रमीज़ और अहमद की घूरती नज़रों के जवाब में फरहाद सफाई देता खुद भी अहमद के पीछे बैठ गया।
थोड़ी देर बाद ये लोग घर पहुंच चुके थे, जहां पहले वो दोनों बाइक से उतरे और फिर रमीज़ बाइक स्टैंड पर लगाकर उतरने लगा। रमीज़, तो बाइक लॉक कर देगा? फरहाद ने तायीद चाही तो उसने इस बात में सर हिलाया। थैंक यू फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट। फरहाद ने शरारत से उसे छेड़ा और फिर अहमद के साथ ताली मारकर हंसता हुआ अंदर चला गया, जबकि वो दोनों को घूर कर बाइक लॉक करने लगा, जो हमना की कार्ड देने के बाद से कई मरतबा उसे इस जुमले से छेड़ चुके थे और गालिबन आगे भी यह अमल जारी रहने वाला था। अगले दिन हस्बे मंसूबा शाम के इस वक्त यशवा ने आयशा और हमना को अपने साथ जाने के लिए राज़ी कर लिया था और अब तीनों लाउंज में रेडी बैठी कैब का इंतज़ार कर रही थी। इंसान को किसी चीज़ का इतना भी एडिक्ट नहीं होना चाहिए यशवा, और ख़ास तौर पर इस फैंटेसी का तो बिल्कुल भी नहीं, जो नॉवेल्स में पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। डबल सोफे पर टांग रखे बैठी आयशा को खुद को कहने से रोक नहीं पाई, या प्लीज़ अब फिर से लेक्चर देना मत शुरू कर देना। पता नहीं एक मामूली सी नॉवल रीडिंग को तुम बार बार इतना पहाड़ क्यों बना लेती हो। मोबाइल हाथ में लिए सामने टहलती यशवा ने पहले ही टोका, जबकि हमने उन दोनों को नज़रअंदाज किए कैब के आने तक टीवी ऑन कर चुकी थी, क्योंकि ये मामूली चीज़ें कितना ख़तरनाक स्लो पॉइजन होती हैं तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं। हम जो भी देखते या पढ़ते हैं वो हमारी इजाज़त के बिना हमारे लाशऊर में सेव होता जाता है। लाशऊर दिमाग का वो हिस्सा जिस पर शऊर की तरह हमारा कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ये हमें कंट्रोल करता है। जब हमारे लाशऊर में नॉवेल्स और मूवीज़ जैसी परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट हीरो हीरोइन का इमेज सेव होता जाता है और हकीकी ज़िंदगी इस इमेज से मैच नहीं करती, तो हमें अपनी ज़िंदगी पर, अपनी किस्मत पर गुस्सा आने लगता है। तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है, दुनिया बुरी लगती है और हम हकीकी ज़िंदगी और इस रिश्तों की कदर और ख़ूबसूरती महसूस ही नहीं कर पाते। आयशा ने हस्बे आदत अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि दुनिया में जितनी भी नेगेटिव बातें होती हैं वो नॉवेल्स पढ़ने की वजह से होती हैं? यशवा ने एक जगह रुक कर कमर पर हाथ रखा। नहीं, लेकिन हासिल को सेलिब्रेट करना छोड़कर ला हासिल के पीछे भागना भी बहुत सी मुसीबतों की जड़ है, और ये फिक्शन नॉवेल्स और मूवीज़ इन ला हासिल ख्वाहिशों को बूस्ट देती हैं, जिसे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। उसने नफ़ी के साथ वजाहत की। तुम होश में हो आयशा? नॉवेल्स और मूवीज़ लोगों को एंटरटेन करने के लिए होते हैं, इनसे भला किसी को क्या नुकसान होगा? यशवा को अपनी बहन की दिमागी हालत पर शुबा होने लगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक आदमी चीनी खाने से मर गया तो क्या तुम ये बात मानोगी? आयशा ने अचानक एक अजीब बात की। बिल्कुल नहीं, झट जवाब आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो आदमी शुगर पेशेंट था, जिसके लिए मीठा जहर जैसा था, तभी चीनी खाने से इसकी शुगर बिगड़ी और वो मर गया, तो क्या तब भी नहीं मानोगी? उसने थोड़े इजाफे के साथ फिर पूछा, तो अब की बार यशवा के तने हुए तासुर ढीले पड़े और वो लाजवाब हो गई। ऐसे ही एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनने वाली मूवीज़, ड्रामा और नॉवेल भी नुकसानदेह नहीं होते, मगर उस सूरत जब वो अच्छी क्वालिटी के हों और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हों, और इंसान थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करने के लिए उन्हें एंजॉय करे, ना कि उनकी लत में इस तरह खुद को मुब्तला कर ले कि उनके बिना चैन ना आए और उनके आगे असल ज़िंदगी बुरी लगने लगे। क्योंकि ऐसा इंसान जब उन चीज़ों को कंज्यूम करता है तो वो एक तरह से हकीकत से नसें चुराने वाला शुगर पेशेंट ही होता है, जिसके लिए फैंटेसी बेस्ड कंटेंट की मीठी डोज जहर की जैसी होती हैं, जो असल ज़िंदगी से जुड़े उसके एहसास मार कर बस उसे उस फैंटेसी की दुनिया में ही गुम कर देती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन खुद को किसी फर्जी किरदार से कमतर महसूस करके डिप्रेशन का शिकार हो। रसान से कहती आयशा के लहजे में बात के इख्तिताम पर अपनी बहन के लिए फ़िक्र झलकी, जबकि कुछ देर कबल कैंची की तरह ज़बान चलाती यशवा पर भी एक गैर महसूस सा सकता तारी हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, मोहब्बत भरे अंदाज में सलाम करता जहांज़ेब उन लोगों के पास आया तो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुईं। वालेकुम अस्सलाम, तीनों ने एक ज़बान जवाब दिया। आप आज ऑफिस से जल्दी आ गए भैया? आयशा ने फौरी आगे बढ़कर उसका बैग लिया। हाँ, आज ज़्यादा काम नहीं था। तुम लोग कहीं जा रहे हो? उसने बताते हुए उन्हें तैयार देखकर पूछा। जी भैया, सुबह बताया था ना यशवा ने आपको कि उससे किताबें लेने जाना है, वहीं जा रहे थे। बस कैब का इंतज़ार है, आयशा ने वजाहती अंदाज में याद दिलाया। ओह अच्छा, उसे भी याद आ गया। ऐसा करो, राइड कैंसिल कर दो, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। जहांज़ेब ने अचानक इरादा बदल लिया। क्या?
यशवा की बेसाख्ता कहने पर सब ने उसकी जानिब देखा। मेरा मतलब आप क्या करेंगे भैया बुक शॉप पर? उसने जल्दी से बात बनाई। मैं शॉप के बाहर ही रहूँगा, तुम किताबें लेकर आ जाना, लेकिन इससे पहले हमें हॉस्पिटल जाना है। उसने सहूलत से एक नई बात बताई। हॉस्पिटल क्यों? तीनों को ताज्जुब हुआ। मेरा कोलीग है ना एहतशाम, उसकी वालदा की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो पिछले 2 दिन से वो ऑफिस भी नहीं आया है। आज फ्री टाइम है, सब बाहर जा रहे हैं, तो उनकी इयादत भी कर लेंगे और थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, ठीक है ना? जिस इत्मीनान से जहांज़ेब ने सारा मामला तरतीब दिया था, उसने यशवा के सुकून की धज्जियाँ उड़ा दी। ज़रूर भैया, वैसे भी किसी की इयादत को जाना तो सुन्नत है, आयशा ने तायीद की। अच्छा भैया, वापसी पर हम आप ही मंजिल से गोलगप्पे भी खाते हुए आएंगे, हमना ने पुरजोशी से मुदाखला की। आप ही मंजिल? जहांज़ेब ने नासमझी से दोहराया। अरे आयशा मंजिल भैया, आप ही का नाम भी तो आयशा है। अब मैं डायरेक्ट आयशा मंजिल बोलूँगी तो आप ही की बेअदबी होगी ना। उसने शरारती अंदाज में तस्वीर की तो आयशा उसे देखकर रह गई। ये लोग मतलूबा हॉस्पिटल पहुंचे तो जहांज़ेब ने एहतशाम को पार्किंग में ही फ़ोन के ज़रिए अपने आने की इत्तला दे दी थी। हमना को गाड़ी में ही छोड़कर जब जहांज़ेब आयशा और यशवा के साथ अस्पताल के इस्तकबालिया में पहुंचा तो सामने ही उन्हें डिसेंट ड्रेसिंग में एक खुश शक्ल शख्स मिल गया जो गालिबन उन्हीं का मुंतज़िर था। अस्सलाम वालेकुम। वो आगे बढ़कर जहांज़ेब से बगलगीर हुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? उसने खुश दिली से दरियाफ्त किया। सच कहूँ तो आपको यहाँ देखकर सरप्राइज़ हूँ। उसने अलग होते हुए मुस्कुराकर साफ गोई का मुजाहरा किया। सरप्राइज़ कैसा यार? दोस्तों के दुख सुख में शरीक होना तो बनता है। 2 दिन से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो सोचो तुमसे मिलने के साथ आंटी की तबीयत भी पूछो। खैर चलो आंटी के पास चलते हैं। जहांज़ेब के कहने पर सब एक साथ आगे बढ़ गए। वो लोग 2nd फ्लोर पर बने एक प्राइवेट रूम में आए तो बेड पर एक बुजुर्ग खातून नीम दराज मिली। अम्मी, ये जहांज़ेब सिकंदर, मेरे सीनियर कोलीग, और ये उनकी बहनें, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। एहतशाम ने तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, जहांज़ेब ने महज़ब अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, उन्होंने जवाब देते हुए उठकर बैठना चाहा। अरे अरे उठे नहीं, जहांज़ेब ने फौरी चंद कदम आगे आते हुए टोका। नहीं ठीक है बेटा, काफ़ी देर से लेटी हुई थी, वो सहूलत से कहती बिलाखिर बैठ के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गई, जिसमें एहतशाम ने उनकी मदद की। एहतशाम ने मुझे बताया कि आपकी शुगर बिगड़ गई थी, अब कैसी है तबीयत? जहांज़ेब ने नज़दीक की स्टूल पर बैठते हुए रसान से इस्तफसार किया, साथ ही हाथ में पकड़ी जूस और फ्रूट्स की बास्केट साइड टेबल पर रख दी। बेहतर है बेटा, बस मुझे ख्याल नहीं रहा और पड़ोस से निकाह की खुशी में आई मिठाई खाकर खुद भी हलकान हो गई और अपने बच्चे को भी परेशान कर डाला। उन्होंने नकाहत आमीज़ी से जवाब दिया तो शुगर के नाम पर आयशा ने बेसाख्ता जताती हुई नज़रों से यशवा को देखा। माँ की खिदमत करना तो सवाब का काम होता है आंटी, इसमें भला परेशान करने वाली बात थोड़ी है। आयशा भी कहती हुई चंद कदम आगे आई। हमारी माँ ने तो एक्सीडेंट के बाद इतनी जल्दी हॉस्पिटल के बिस्तर पर दम तोड़ा कि हमें उनकी खिदमत करने का मौका ही नहीं मिला। यशवा को भी उन्हें देखकर बेसाख्ता अपनी अम्मी की याद आ गई। खिदमत नहीं कर सके तो अब दुआ उनके लिए करते रहा करो बच्चे। मग़फ़िरत की दुआ मरहूमीन को दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफ़ा होता है, और जब ये दुआ औलाद अपने वालिदैन के हक़ में करती है तो ये और बाअसर हो जाती है। उन्होंने प्यार से जवाब दिया। इसी पल यशवा का मोबाइल बज उठा तो वो माज़रत करती कॉल रिसीव करने बाहर चली गई। एहतशाम ने बताया था कि तुम्हारी 3 बहनें हैं, तीसरी कहाँ है? खातून ने ताज्जुब का इज़हार किया। जी मेरी 3 बहनें, ये आयशा, वो जो बाहर गई है यशवा, और सबसे छोटी हमना, मगर वो पोलियो की वजह से व्हीलचेयर पर है। गार्ड ने बताया कि मेंटेनेंस की वजह से लिफ्ट बंद है और सीढ़ी से व्हीलचेयर आ नहीं सकती थी, तो इसीलिए हमना बाहर गाड़ी में है। जहांज़ेब ने तफसीली जवाब दिया। मैं कब से तुम्हें मैसेजेस कर रही थी, कहाँ थी तुम इतनी देर से? कॉरिडोर के किनारे पर खड़ी यशवा धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। नहा रहा था यार, तुम बताओ सब खैर है? दूसरी जानिब फरहाद को भी तशवीश हुई। नहीं खैर नहीं है, तुम बुक शॉप पर मत आना, भैया भी हमारे साथ हैं। उसने असल बात बताई। क्या? वो तुम लोगों के साथ कैसे आ गया? फरहाद हैरान हुआ, जिसके जवाब में यशवा ने उसे तफसील बताई। इसीलिए अब तुम्हारा वहाँ आना बेकार है। एक तो मैं फुर्सत से वहाँ ठहर नहीं सकूँगी, और दूसरा अगर गलती से भी भैया की नज़र तुम पर पड़ गई तो उन्हें शक भी हो सकता है।
बात के अख्ताम पर यशवा ने उसे रोकने की वजह बताई। क्या मुसीबत है यार, तुम्हारे भैया को भी ये आदत के लिए आज ही का दिन मिला था। वो सख्त बदमज़ा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। आयशा ने जूं ही दरवाज़ा खोला तो सामने चहकती हुई शफक मिली, जिसकी आमद अब मामूल का हिस्सा बन गई थी। वालेकुम अस्सलाम, उसने भी खुश दिली से जवाब दिया। मैंने कोफ्ते बनाए थे तो सोचा तुम लोगों को भी ले आऊं। उसने अपनी आमद का मकसद बयान किया। बहुत शुक्रिया, आओ अंदर आओ। आयशा ने प्याला लेते हुए पेशकश की तो वो भी फौरी अंदर आ गई। आयशा प्याला खाली करने किचन में चली गई, जबकि शफक लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गई, जिससे ज़रा फासले पर हमना बैठी स्केचिंग कर रही थी। वाह, तुम तो बड़ी अच्छी ड्राइंग बना लेती हो, शफक ने उसका काम देखते हुए सराहा। थैंक्स, जवाबन वो मुस्कुराई। मुझसे नहीं बनी कभी ड्राइंग, और मुझे कोई इतना शौक भी नहीं था। लेकिन हाँ, स्कूल में जब भी रेस होती थी मैं उसमें बहुत शौक से हिस्सा लेती थी और कोई ना कोई प्राइज़ भी ज़रूर हासिल करती थी। वो नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई कि आखिरकार रिफ़त आंटी की बेटी जो थी। वैसे तुम्हें भी अफसोस तो होता होगा ना कि काश तुम्हारे पैर ठीक होते तो तुम भी नॉर्मल लोगों की तरह रह पाती। शफक के अंदाज में अचानक तर्स उमट आया, जबकि इसी पल खाली बर्तन लेकर वहाँ पहुँची आयशा को भी उसकी बात से दुख हुआ। आपसे किसने कहा कि मैं अभी नॉर्मल नहीं हूँ? हमना ने निहायत इत्मीनान के साथ उसकी जानिब देखा। हाँ माना, मैं अपने पैरों पर चल नहीं सकती, लेकिन इसके अलावा अब भी मेरे पास बहुत सारी नेमतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, अच्छे ग्रेड्स ला सकती हूँ, स्केचिंग कर सकती हूँ। माजूरी मेरे पैरों में है, मेरी सोच में नहीं है। उसके मुतमईन लहजे का एतमाद शफक को लाजवाब कर गया, जबकि आयशा को अपनी बहन पर प्यार आया। जब मैं 9-10 साल की थी तब मैं अक्सर इस बात को लेकर उदास रहती थी, लेकिन फिर मम्मा ने समझाया कि ये जो ज़िंदगी है ना, एक एग्ज़ाम हॉल के जैसे होती है और इसमें पेश आने वाले हालात क्वेश्चन पेपर की तरह। कुदरत इंसानों को 2 किस्म के क्वेश्चन पेपर्स देती है। एक किस्म में सारे सवालों के जवाब में शुक्र लिखना होता है और दूसरी किस्म में हर सवाल का जवाब सब्र देना होता है। मेरा क्वेश्चन पेपर सब्र वाले जवाबों का है, क्योंकि अल्लाह पाक देकर भी आजमाता है और लेकर भी, कि कौन हासिल पर शुक्र कर रहा है और ला हासिल पर सब्र। और मैं उदास होकर शिकवा करके अपना पेपर ख़राब नहीं करना चाहती, वरना क़यामत के दिन मिलने वाला मेरा रिवॉर्ड ज़ाया हो जाएगा। उसके कच्चे जहन में नन्ही उम्र में पढ़ाया गया सबक अभी तक ताज़ा था। और पता है, मम्मा ये भी कहती थी कि अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर वो किसी को एक जगह कुछ कम देता है तो कहीं कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा भी अता कर देता है। जैसे कि मैं चल नहीं सकती, मगर सब कहते हैं कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है, जो मेरे हाथों को चलाता है और मैं इतने परफेक्ट स्केच बना लेती हूँ, जबकि यशवा अपिया और आयशा अपी स्केचिंग नहीं कर पाती। मुझे अगर कोई ढंग से समझा दे तो मैं बहुत जल्दी मैथ्स के मुश्किल सवाल भी समझ जाती हूँ। जैसे अभी रमीज सर की हेल्प से मैं बहुत अच्छे पेपर्स दे सकी। बात सिर्फ सोच की होती है शफक बाजी। अगर हम सोच लें कि हम नॉर्मल हैं और हम कर सकते हैं, तो हम व्हील चेयर पर भी फतह के मैदान में झंडे गाड़ सकते हैं। और अगर सोच कर ही हार मान लें कि हम नहीं कर सकते, तो फिर आप हाथ पैर सलामत होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। हमना ने कमाल एतमाद से अपनी बात मुकम्मल की, जिसके आगे शफक को अपना आप बहुत कमतर सा लगा कि एक गम गो कमसिन सी लड़की की सोच उससे कई गुना ज़्यादा वसी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें पता है शफक, मैट्रिक के पेपर्स में हमना की पूरे बोर्ड में पहली पोजीशन आई थी। तभी आयशा भी कहती हमना के पास आ खड़ी हुई तो हमना ने मुस्कुरा कर बहन को देखा। ये इतनी ज़हीन है तो बिल्कुल पहली पोजीशन ले सकती है, शफक ने दिल से सराहा। कामयाब होने के लिए जहानत अहम नहीं होती, अपनी जहानत पर यकीन होना अहम होता है। अगर यकीन हो तो एक एवरेज IQ वाला भी एक ज़हीन मगर कम एतमाद शख्स को हरा सकता है। हमना ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए फ़लसफ़ा पेश किया। अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ीब की भारी आवाज़ पर तीनों की गर्दन बेसाख्ता उसकी जानिब घूमी, जो अभी अभी ऑफिस से लौटा था। वालेकुम अस्सलाम, एक ज़बान जवाब मिला। सब खैरियत है? जहांज़ीब को लगा गालिबन किसी संजीदा मौजू पर बात चल रही है। जी भैया, सब खैर है, बस शफक कोफ्ती देने आई थी तो उससे बातों में लग गए। आयशा ने उसका बैग लेते हुए जवाब दिया। मैंने खुद बनाए हैं वो कोफ्ते, आप खाकर देखिएगा, आपको अच्छे लगेंगे, शफक भी पुरजोशी से कहती उठ खड़ी हुई। चाय बनाकर मेरे कमरे में ला देना आयशा। शफक को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए जहांज़ीब उसे हुक्म देता सीधा अपने कमरे में चला गया और शफक बुझा हुआ चेहरा लेकर रह गई।
ऑफिस से वापसी पर थकन बहुत आ जाती है ना, तो भैया ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते। आयशा ने जल्दी से वजाहत की कि कहीं शफक बुरा ना मान जाए। तुम बैठकर हमने से बातें करो, मैं बस भैया को चाय देकर आती हूँ। वो उसे कहकर वहाँ से चली गई और शफक दिल में कलस कर रह गई कि आखिर इस इंसान का पत्थरनुमा दिल कब उसके लिए पिघलेगा। ये कोफ्ते कहाँ से आए? यशवा ने टेबल पर से प्याला उठाते हुए पूछा। सब लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल के गिर्द जमा थे। शाम को शफक देकर गई थी, आयशा ने बताया। अच्छा, आपने चखे भैया? आपको भी तो पसंद है ना कोफ्ते? यशवा ने अपनी प्लेट में थोड़ा सा सालन लेकर प्याला जहांज़ीब के पास रखा। हाँ पसंद है, लेकिन सिर्फ आयशा के हाथ के बने हुए। जहांज़ीब ने खाना खाते हुए जवाब दिया। मगर जब आयशा शादी करके चली जाएगी तब तो आपको अपनी बीवी के हाथ के खाने ही खाने पड़ेंगे ना, इसलिए अच्छा है अभी से नए टेस्ट की आदत डालने। ये भी बहुत मज़े के बने हैं, चक्कर देखिए, उसने निवाला चबाते हुए उकसाया। तुम्हें अच्छे लगे? जहांज़ीब ने यशवा की जानिब देखा। बहुत ज़्यादा, झट जवाब मिला। तो फिर तुम ही खा लो। जहांज़ीब ने प्याला उसकी जानिब खिसकाया तो लाजवाब हो गई। दर हकीकत वो फरहाद के कहने पर जहांज़ीब की नज़र में शफक के नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो भी टस से मस नहीं हो रहा था। वैसे ही शफक बाजी बोलती कितना है ना, बिल्कुल इफ़्फ़त आंटी की तरह, हमना ने तज़िया किया। हाँ तो जाहिर है, उनकी बेटी है तो उन्हीं की तरह होगी। वैसे निज़ामुद्दीन अंकल को सलाम है जो उन दोनों के बीच रह रहे हैं। आयशा ने भी मज़े से तायद की। और बेचारे कर भी क्या सकते हैं, हमना ने हंसते हुए खीरे का स्लाइस मुंह में रखा। इतनी भी कोई बुरी नहीं है ज़्यादा बोलना, इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है ज़्यादा बोलना, बल्कि अच्छा है, इससे घर में रौनक रहती है। मैं तो चाहती हूँ कि हमारी भाभी भी ऐसी ही बातूनी हो, ताकि हमारी शादियों के बाद इस घर में और भैया की ज़िंदगी में रौनक लगी रहे, है ना भैया? यशवा ने बात संभालते हुए जहांज़ीब को भी कायल करना चाहा। मुझे अपनी ज़िंदगी में रौनक नहीं, सुकून चाहिए, जहांज़ीब ने ठहरे हुए अंदाज में जवाब देकर पानी का गिलास लबों से लगाया। वो तो फिर आपको तभी मिलेगा जब भाभी मैके जाएंगी, हमना ने शरारतन कहा। मैं बाहर जा रहा हूँ आयशा, कुछ लाना है? जहांज़ीब मौजू बदलते हुए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो खाना खा चुका था। कुछ ख़ास नहीं भैया, बस सुबह नाश्ते के लिए अंडे ले लीजिएगा, ख़त्म हो गए। आयशा के जवाब पर वो सर हिलाकर वहाँ से चला गया। अब टेबल पर बस ये तीनों बहनें रह गई थीं। बजाय भैया को समझाने के तुम उल्टा और उन्हें शादी से बज़िंग करने में लगी हुई हो। यशवा ने हमना की क्लास दी। क्या समझाऊं उन्हें? हमना समझी नहीं। यही कि अब उन्हें शादी करनी चाहिए, उसने मौक़िफ़ बताया। ये आजकल तुम्हें भैया की शादी का क्या दौरा पड़ा हुआ है यशवा? उस दिन भैया ने मना किया था, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। अभी भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें डांट ना पड़ जाए। तुम क्यों अचानक उनके पीछे पड़ती हो? आयशा ने भी उसे लड़ताड़ते हुए सवाल उठाए। यार तुम खुद सोचो आयशा, भैया 30 से ऊपर के हो चुके हैं, फिर भी क्यों शादी नहीं करना चाहते? अभी नहीं तो और कब शादी करेंगे वो? उसने अपनी बात पर जोर दिया। जब उनका दिल चाहेगा, और अब तुम दोबारा उन्हें ये मौजू छेड़कर तंग नहीं करोगी, आई समझ? आयशा ने हतमी फैसला सुनाकर बात ख़त्म की। कुछ कहने की बजाय यशवा पहले उसे घूरती रही, फिर बरहमी से पैर पटकती वहाँ से चली गई। इन दोनों की ज़िद बहस को यकसर नज़रअंदाज किए हमना पूरी तवज्जो से खाना खाने में मसरूफ़ थी, जबकि यशवा से बहस के बाद आयशा चम्मच से प्लेट में चावल इधर उधर करती किसी सोच में गुम हो गई। उसके जहन में कई साल कबल का मंजर ताज़ा हुआ, जिसमें वो और उसका भाई था। इस बारे में किसी को कुछ मत बताना आयशा, जहांज़ीब ने बहुत मान के साथ उससे गुजारिश की थी। बेफिक्र हैं भैया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसने भी पूरी सच्चाई से यकीन दहानी कराई थी, और इसी वादे ने आज आयशा की ज़बान रोक ली थी, वरना वो यशवा को ज़रूर जवाब देती कि भैया शादी क्यों नहीं करना चाहते। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? और हाँ, आने वाला ट्विस्ट आपको कैसा लगा है? क्या होगा जहांज़ीब की ज़िंदगी का राज? ये जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स।